हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज की हमारी इस क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो अभी तक मैं आपको याद दिला दूं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ क्या क्या रखा है। अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं बहुत ही एक डाइवर्स फॉर्म में मौजूद हैं, बट वो जो डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी पे एक संकट है, खतरा है हम ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, क्योंकि हम उसे खत्म कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत सारे स्पीसीज को वल्नरेबल कर चुके हैं, एंडेंजर कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, एंड दैट इज वाई हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंजर्वेशन स्टेप्स लिए, जो कि हमने पिछले कुछ सेशंस में पढ़ा था। और साथ ही में हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी चालू करे गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की हमने एक बात करी थी बच्चों, जहां पे स्पेसिफिकली टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। ये सारी बातें अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब जरा देखते हैं कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है इनको मैनेज और रेगुलेट कैसे करा जाता है सरकार द्वारा, किस तरीके से इनको क्लासिफाई करा गया है, एरियाज को डिवाइड करा गया है उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक से एक डायरेक्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आराम से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अभी से ही, ताकि इसको अच्छे से लर्न कर लो। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सो दिस इज दैट टॉपिक। ऑलराइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, regulate them. तो बोला जा रहा है कि हम कंजर्व तो करना चाहते हैं, इच्छा तो है हमारी बचाने की हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, लेकिन अगर हम उसे कंजर्व करना भी चाहें तो भी मुश्किल आ जाती है उनको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। सो इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड or managed by the government through the forest department or other government departments। तो इंडिया के अंदर ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको ओन और मैनेज करने की जिम्मेदारी ली है सरकार ने, जो कि किसके थ्रू करती है, गवर्नमेंट का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों, या फिर जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को ओन करा जाता है, मैनेज करा जाता है। और इनको एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। कैसे, देखिए तीन हिस्सों में डिवाइड करा गया है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और लास्टली अनक्लास। ठीक है, अभी यही याद रखना है कौन से तीन हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। पूरा फॉरेस्ट एरिया है ना, तो किसी स्टेट में थोड़ा है, किसी स्टेट में थोड़ा ज्यादा है, तो जो भी है, मतलब इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। वो एरिया क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, more than half of the total forest land is reserved forest area। मतलब कि बच्चों जैसे इंडिया का ये सपोज टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, एक साथ नहीं है, ऑब्वियसली बटा हुआ है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया में से मोर देन हाफ, मतलब 50% तो मिनिमम जो फॉरेस्ट एरिया है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया का करार दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का करार दिया गया है बिकॉज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन इज कंसर्न्ड। क्योंकि बच्चों ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाया जाता है, टिम्बर वगैरह जो होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, जिसको हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में खो नहीं सकते, बहुत वैल्यूएबल है। तो उस एरिया को एक तरीके से हमने रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया घोषित करा कि वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, उसको नहीं गिराना है, उसको नहीं काटना है। ठीक है, तो उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया का करार दे दिया। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, So, reserve forest regarded as the most valuable as far as the conservation is concerned। याद रखिएगा, मिनिमम 50% जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। क्यों रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम जो वैल्यूएबल चीजें हम मानते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल जो चीजें हम मानते हैं वो वहां पर मौजूद है। नाउ व्हाट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? Almost 1/3 of the total forest area is declared by the forest department as the protected forest। This forest land is protected from any further depletion। लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड के बीच में। अब यार देखो, सिंपल सा डिफरेंस है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, पहले ये समझो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पे पहले ना डिप्लीशन हो रखी है, जहां पहले एक्सप्लॉयटेशन हो रखी है फॉरेस्ट एरिया की, बट अब हम नहीं चाहते कि और ज्यादा डिप्लीशन हो। फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए
अब हमने उसे प्रोटेक्टेड का नाम दे दिया है, ठीक है। सो वी आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, और ज्यादा हम उस पर नुकसान जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो नाउ दैट इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया विच इज 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 33% हो गया, ठीक है। ओके, नाउ रिजर्व फॉरेस्ट में वो सारी चीजें हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल मानी जाती हैं, बिल्कुल उनका जो तो शोषण हम कर ही नहीं सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हम इसलिए नहीं शोषण होने देंगे अब क्योंकि पहले ही शोषण हो रखा है, तो फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए हमने उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का नाम दिया है। ये है मिनिमम 50% ऑफ द एरिया, ये है 1/3 ऑफ द एरिया। अब जो एरिया बच गया, 50% हो गया, 33 हो गया, 50, 60, 70, 80, 83, 84% तक एरिया हो गया। अब उसके बाद जो एरिया बच गया वो फॉरेस्ट एरिया क्या है, तो वो फॉरेस्ट एरिया है अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया। These are the other forest wasteland belonging to both government and private individuals and communities. अब जो बचा वो फॉरेस्ट एरिया है जो कि या तो बंजर जमीन है, या दूसरा फॉरेस्ट एरिया है जो कि या तो सरकार को भी बिलोंग करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर जो प्राइवेट कम्युनिटीज हैं उनको भी बिलोंग करता हुआ एरिया है। दैट इज द अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया जो बच गया है इन दोनों को हटाकर, ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है अब ये जो फॉरेस्ट एरिया किसी इंडिविजुअल के पास हो, किसी कम्युनिटी इसको ओन करती हो, या फिर गवर्नमेंट के पास हो, इट कुड बी विद ईदर ऑफ देम। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और फॉरेस्ट एरिया आता है, वो क्या है, वो है आपका permanent forest. What is permanent forest? Permanent forest is FA क्या है, फॉरेस्ट एरिया। तो परमानेंट फॉरेस्ट एरिया होता है आपका रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को जब आप मिला देते हो, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाकर आप बोलते हो परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। अभी परमानेंट फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो वाला जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस काफी वैल्यूएबल पाई जाती है जिसको हम डिप्लीट नहीं होने दे सकते। दैट इज वाई उसको मिलाकर भी हम लोग एक नाम दे देते हैं विच इज द परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। अब यहां पर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटू सा क्वेश्चन बनता है जो कि MCQ फॉर्म में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा तादाद में परमानेंट फॉरेस्ट मौजूद है, तो दैट स्टेट इज मध्य प्रदेश। तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो MP में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उस 100% में से 75% फॉरेस्ट एरिया इज परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। तो आप सोच सकते हो कि MP के अंदर जो जंगली इलाका होगा कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, वहां कितना ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हुई हैं। एक बारी समरी फॉर्म में मैं आपको सब कुछ समझा देती हूं, फिर स्टेट वाइज देखेंगे कहां पे कौन सा फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। 3 टाइप के फॉरेस्ट एरिया को हमने डिवाइड करा है सरकार द्वारा ताकि हम उन्हें मैनेज, कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया विच इज मिनिमम 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया बिकॉज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हियर। सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, कितना होता है ये 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। थर्ड इज फॉरेस्ट एरिया वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। ऑलराइट, तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट एरिया है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिलाकर बनता है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर प्रोडक्ट्स मौजूद है। नाउ परमानेंट फॉरेस्ट एरिया की जब मैं बात करूं तो कौन सा वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट मौजूद है, तो दैट इज मध्य प्रदेश, विच इज कि मध्य प्रदेश में 100% फॉरेस्ट एरिया में से 75% जो फॉरेस्ट एरिया है दैट कम्स अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम एक फ्लो चार्ट की तरह बह जानी चाहिए और याद हो जानी चाहिए। अभी जरा आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। देखो, ओके, तो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र have large percentages of reserve forest of its total forest area। मतलब इन सारे स्टेट्स में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट को बिलोंग करता है, मोस्ट वैल्यूएबल। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा, राजस्थान में
बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है, बल्क ऑफ इट इज अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा बल्क प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, गुजरात के हिस्सों की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया है, जिसको लोकल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज करा जाता है। तो वहां के जो लोकल समुदाय हैं वो मैनेज कर रहे हैं उन फॉरेस्ट एरियाज को। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था ये कि गवर्नमेंट हर चीज कर रही है, गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट एरियाज को रेगुलेट कर रही है, मैनेज कर रही है, डिवाइड कर रही है ना। लेकिन हमारी जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इंडिया की इतनी सारी लोकल कम्युनिटीज हैं, उनका भी तो काफी जुड़ाव है हमारे फॉरेस्ट एरिया के साथ में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ में। और वो लोग जो कि इतने ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, हाउ आर दोज पीपल प्लेइंग अ रोल इन कंजर्विंग फॉरेस्ट? क्या लोग सिर्फ तबाह ही कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंजर्व कर रहे हैं? तो इन लोकल कम्युनिटीज की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में कि हाउ दीज कम्युनिटीज आर प्लेइंग अ रोल इन कंजर्विंग द फॉरेस्ट एरिया। तो दैट इज द टॉपिक कॉल्ड कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, which we'll be talking about in our next class. So I hope कि आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इस पे मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी फिर से बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बारी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट एरिया किन किन तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड वाली बात करनी होती है। तो यार प्लीज उसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर तो आपके माइंड में सब कुछ हो ही गया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम बच्चों ऐसी ही वीडियोस विद क्लियर कंसेप्ट्स लाते रहेंगे ओनली ऑन आवर चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एंड सी यू।